सभी को नमस्ते। आज हम जो है डिस्कस करेंगे नागरिकता को, जो कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 21 तक वर्णित है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जो है भाग 2 में भारतीय नागरिकता को समझाया गया है। तो उसी को आज डिकोड करेंगे, क्या क्या प्रावधान थे नागरिकता के अंग्रेजी आज़ादी के समय और वर्तमान में क्या प्रावधान है, उसको सब कुछ समझेंगे। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता के लाभ क्या हैं, भारतीय नागरिकता क्या है, ये सब कुछ समझेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नागरिकता को। अंग्रेजी में कहते हैं इसे सिटीजनशिप। तो इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन होता है, आधुनिक लोकतांत्रिक देश, या फिर कह लीजिए लोकतांत्रिक ना हो कि राजशाही वाला ही देश हो, वहाँ पे दो प्रकार के नागरिक रहते हैं हमेशा। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो या फिर राजशाही वाला देश हो, वहाँ पे दो प्रकार के लोग जो है रहते हैं। एक तो होते हैं बेसिकली उस देश के नागरिक। एक कौन होते हैं? उस देश के नागरिक। और दूसरे होते हैं विदेशी, जो उस देश का नहीं है, बाहर से है, वह विदेशी। दो प्रकार के नागरिक किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन या फिर राजशाही नेशन, कैसा भी नेशन हो, दो प्रकार के लोग रहते हैं। भारत भी वैसा ही देश है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य है भारत। तो भारत में भी दो प्रकार के लोग हैं। इवन यूएसए में चले जाइए, यूएसए में भी वहाँ के लोकल लोग होंगे जिसे नागरिक कहते हैं, वहाँ के नागरिक, और कुछ जो है विदेशी होंगे। इसी प्रकार किसी भी कंट्री में चले जाइए, या फिर मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, दुबई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात पूरा जिसे कहते हैं, सऊदी अरेबिया चले जाइए, इवन पाकिस्तान भी चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, चाइना चले जाइए, किसी भी राष्ट्र में चले जाइए, हर एक राष्ट्र में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं नागरिक, एक होते हैं विदेशी। भारत में भी लगभग यही है, लगभग क्या यही है। भारत में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो यहाँ के नागरिक जैसे हम और आप, या आपके दोस्त यार जो भी होंगे लोकल में, वो होंगे, या कुछ विदेशी होंगे। जो विदेशी होते हैं उनसे ज़्यादातर सामान्य लोगों से बहुत परिचय नहीं होता है, क्योंकि एक किसी वो मिशन पे आते हैं, कोई बिजनेस डील करने के लिए आते हैं, या डिप्लोमेट होते हैं, तो उनसे आम नागरिकों का बहुत सामना नहीं होता। तो हो सकता है विदेशियों से इतना ना मिले, या कभी वो ट्रैवल करने आते हो इंडिया, तो हो सकता है कभी मिल जाए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ब्लॉगिंग का शौक बहुत है खासतौर से विदेशियों को। तो इंडिया ट्रैवल करने आते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बिहार या फिर ईस्ट वाले पार्ट्स में जाके घूमते हैं, तो उनसे हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जनरली हम विदेशियों से नहीं मिल पाते हैं भारत में रहते हुए। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग जो है भारत में होते हैं, या किसी राष्ट्र में होते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब देखिए, एक तो ये नागरिक हो गए थे और दूसरे विदेशी भी हो गए थे। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं। विदेशी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कैसे बताता हूँ। पहले होते हैं मित्र राष्ट्र वाले। मित्र राष्ट्र वाले, मित्र राष्ट्र उसे कहते हैं जिसके संबंध अच्छे हों भारत के साथ। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में देखा जाए, नेपाल है, नेपाल के साथ हमारे अच्छे संबंध है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है भी थोड़ा बहुत, तो बहुत माइनर है, उससे कोई मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्र होते हैं मित्र राष्ट्र। भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ठीक है, ये हमारे हुए मित्र राष्ट्र। इवन रशिया भी कह लीजिए। ये एक तरीके से मोटी मोटा भारत के लगभग ही सभी जो है राष्ट्र हैं मित्र राष्ट्र हैं, कुछ एक को छोड़ के, लाइक एज पाकिस्तान। ठीक है, इवन भारत का तो अफगानिस्तान भी मित्र राष्ट्र है, सऊदी अरेबिया भी मित्र राष्ट्र है। ठीक है, अब कुछ होते हैं शत्रु राष्ट्र। शत्रु राष्ट्र ऐसे राष्ट्र जिनका जो है भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हो, कटु संबंध हो। आपके पड़ोसी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जिनके जो अच्छे होते हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे बर्ताव होते हैं, खान पीन होता है, घूमने जाते हैं। और जो बुरे पड़ोसी होते हैं, बुरे मित्र होते हैं, उनके साथ ना आपको उठना होता, ना बैठना होता, जब मिलते हैं लड़ाई अलग से हो जाती है। ठीक है, ऐसे होते हैं कुछ शत्रु राष्ट्र। लाइक जब पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा विवाद, या कह लीजिए उनका जो माइंडसेट है, इस्लामिक माइंडसेट है कि भारत बनेगा पाकिस्तान, गजवाएं हिंद इत्यादि जो विचारधारा है, उसके लेके बड़े मतभेद हैं। हमेशा वो अटैकिंग मोड में रहते हैं। अटैक करने के बावजूद भी कहेंगे कि हमने तो अटैक ही नहीं किया, हम तो खुद ही विक्टिम है आतंकवाद के। तो ऐसी हरकतें करने वाले राष्ट्र जो होते हैं शत्रु राष्ट्र होते हैं। तो भारत के संदर्भ में पाकिस्तान क्या है? एक शत्रु राष्ट्र है। लेकिन मजे की बात है कि शत्रु राष्ट्र के लोग भी जो है हमारे देश में रहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हर किसी के साथ बनाने पड़ते हैं। अब चलिए, पाकिस्तान के साथ मान लो शत्रुता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के नागरिकों का आना जाना तो है, रिलेशनशिप तो है।
तो उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए शत्रु राष्ट्र के लोगों को भी भारत में रखना पड़ता है। जहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी होगी उसमें वो नौकरी करते होंगे, ठीक है। हमारे लोग भी इंडिया एम्बेसी होगी जो पाकिस्तान में, वहाँ जाके नौकरी करते होंगे। वहाँ की सरकार या फिर यहाँ की सरकार उन नागरिकों की जो है रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग जो है भारत में रहते हैं, ठीक। नागरिकता देखिए भारत में क्या है, नागरिकता दो प्रकार से मिलती है। नागरिकता की बात की जाए थोड़ी सी, तो एक होती भाई जन्म से प्राप्त हो जाती है। जन्म से मतलब आप भारत में जन्मे हैं तो भारत के नागरिक हैं, सिंपल सा फंडा है। भारत में जन्म हुआ है तो भारत के नागरिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी आके यहाँ रह रहा है उसकी नागरिकता भारत की नहीं है, अगर उसका बच्चा हो गया तो वो यहाँ का हो गया, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता दादा दादी अगर यहाँ रहते हैं या रहते थे और आपका जन्म यहाँ हो गया और उनकी नागरिकता भारत की ही है तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली भारत की हो जाएगी। दूसरा होता है प्राकृतिक, मतलब आप कहीं बाहर रहते थे दूसरे देश में, भारत में आके आपने बिजनेस किया, रहना सब कुछ यहीं, रहना होना सब कुछ यहीं कर लिया, 10 15 20 साल बीत गए और भारत सरकार ने आपको यहाँ की नागरिकता दे दी, तो ये हो गया प्राकृतिक रूप से आप भारत के नागरिक बन गए, ठीक है। दो प्रकार से जो है भारत के नागरिक बने जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भी देखिए यहाँ पे कोई बन सकता है, अगर बंदा कोई जन्म लिया हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, बाहर से आया हो यहाँ रह रहा हो नागरिक बन गया हो तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका में सिर्फ जन्म से ही जो बंदा होगा वही जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर है भारत और अमेरिका के जो है नागरिकता वाले प्रावधानों में, ठीक है। तो देखिए नागरिकता अगर किसी देश की आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है तो यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री या फिर फलाना फलाना फलाना। नागरिक होने का मतलब है कि वहाँ के नियमों का अनुसरण करें, पालन करें, वहाँ के जो कानून हैं, विधान है, संविधान है, चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, पशु है, पक्षी है, सबका सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रीय कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरीके से जो है उस राष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे। अब चूंकि मान लीजिए मेरी नागरिकता यहाँ की है, अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद करता रहूँ तो हो सकता है लोग मुझ पर डाउट करें, ठीक है। तो ऐसी हरकतें करने वालों को हो सकता है डाउट करे सरकार। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद करने से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन हाँ डाउट तो हो रहेगा क्या कि ऐसा क्या है, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ये एक तरीके से कह लीजिए नागरिकता का महत्व कह लीजिए, ये नागरिकता की परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है, ये असल में यही होती है, संवैधानिक परिभाषा होती है नागरिकता की, ठीक है। अब भारत जैसे बड़े राष्ट्र में, भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पे क्या है नागरिकता एक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत जैसे बड़े राष्ट्र में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब समझाता हूँ। अमेरिका देखिए मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था संघ और इसके क्षेत्र में कि अमेरिका कोई राष्ट्र नहीं है, अमेरिका कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि 50 स्टेट मिलकर उन्होंने एक संघ बनाया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स ने जो है मिलके एक संघ बनाया हुआ, यूनियन बनाया हुआ है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो होगी संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, और दूसरे उस पार्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप होती है, पार्टिकुलर उस सिटीजनशिप, और जो स्टेट होता है उसकी जो है नागरिकता होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक अमेरिका की, दूसरी उस पार्टिकुलर राज्य की होती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, जो भारत है पूरा, जो पूरा भारत है वह एक है, वो विभिन्न राज्यों में बटा जरूर है बट भारत एक राष्ट्र है, इसलिए जो है यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो है दो प्रकार की नागरिकता है, कि कोई बंदा मान लीजिए मध्य प्रदेश से है और उसके पास मध्य प्रदेश की नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका निवास प्रमाण पत्र भारत मध्य प्रदेश का हो बट नागरिकता तो एक ही होगी, भारतीय नागरिकता। इसके विपरीत अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता होती है। तो इस प्रकार जो है अमेरिका के नागरिकों को दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं, राज्य के भी और उस यूनियन के भी, यानी संघ के भी। भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, उसके पीछे कारण है। देखिए भारत में क्या है, विविधताओं का देश है, अलग अलग बोलियां हैं, क्लाइमेट है, डाइवर्सिटीज़ है, पहाड़ है, नदियाँ, सब कुछ।
भाषा के आधार पर बटे हुए राज्य हैं लगभग। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती, पहले तो कर नहीं सकते क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, सिंगल स्टेट में बटा है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक राष्ट्र में एक ही नागरिकता होती है, अलग अलग स्टेट बनाया है। अगर उसमें मान लीजिए कर देते कि उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता, बिहार की अलग, पंजाब की अलग, बंगाल की अलग, सबकी अलग अलग है, तो उससे क्या होता कि पंजाब की सरकार अपने नागरिकों को ज़्यादा बेनिफिट देती और कोई बाहर से आया हुआ बंदा अगर पंजाब में रह रहा है तो उसके साथ भेदभाव कर सकती थी। अब चूंकि देश एक है, एक ही देश में अलग अलग जो है लोगों को ट्रीट किया जाए तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। भेदभाव वाली व्यवस्था को दूर करने के लिए जो है एक सिंगल नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता। भारत में यही एप्लीकेबल है, एकल नागरिकता। लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं एकल नागरिकता के भी, उस अपवाद को समझते हैं। देखिए, वैसे कहने को तो संविधान ये कहता है कि भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, लेकिन उसके इन व्यवस्थाओं के विपरीत भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद इसलिए हैं क्योंकि, समझाता हूँ क्यों अपवाद है। देखिए, पहला देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 15, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊँगा जब मौलिक अधिकारों को चर्चा करूँगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा निवास के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, किसी प्रकार का नहीं करेगा, ठीक है, निवास इत्यादि के आधार पे। लेकिन जब मान लीजिए कि सरकार को कोई बेनिफिट्स देना होता है, मान लीजिए कि प्रदेश की सरकार है, मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार है, वहाँ को कोई मतलब वहाँ की सरकार अपने नागरिकों के, यानी मध्य प्रदेश के नागरिकों को कोई बेनिफिट्स देना चाहती हो तो उसके लिए क्या कर सकती है? डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र कंपल्सरी कर सकती है कि जो मध्य प्रदेश का नागरिक होगा उसको जो है शिक्षा में किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसकी शुल्क माफ होगा 50%, ठीक है। तो किस पे बेसिस पे कर रहा है? निवास के आधार पे कर रहा है। तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। आप तो कह रहे हो कि भाई पूरा देश है, एक ही नागरिक है, सबको बराबर अधिकार है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल नंबर 15 के तहत कहा गया धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं हो। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि मैं अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो क्या कर सकती? कोई योजना लाएगी, उस योजना में कंडीशन दे देगी कि यदि आपके पास मध्य प्रदेश का निवास है तो ही आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। जो बाहर से हैं उनको मिलेगा बट कम मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है ए, उसने MBBS करने की सोची, ठीक है। सरकार के पास आवेदन दिया कि पैसा नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। तो हो सकता है सरकार उसकी बात को माने, उसका इनकम सर्टिफिकेट देखे उसके पेरेंट्स का, और उसके जो है शुल्क जो है, जो फीस है उसमें 50% का डिस्काउंट दिला दे, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी। तो ऐसे प्रावधान कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के लिए कर सकता है। ये उसके उनके उत्थान के लिए है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके उत्थान के लिए है, ठीक है। ऐसा संविधान कहता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है भाई? आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब जब भी सरकार हायरिंग करेगी, प्रतियोगी परीक्षाएं कराएगी, उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगी, यह राज्य का संविधान कहता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जिससे लोगों को बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। जैसे कोई वैकेंसी निकली, उसमें 30% सीट्स जो है रिजर्व फॉर लेडी या वुमेन, महिलाओं के लिए जो है 30% सीट रिजर्व कर दिया। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने 30% तो महिलाओं को दे दिया, पूरा सिर्फ महिला ही रहेंगी, बाकी 70% महिला पुरुष दोनों रहेंगे। तो देखा तो डिस्क्रिमिनेशन है, बट ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके, उनको ज़्यादा आगे जो है लाया जा सके। या फिर मान लीजिए वैकेंसी है, मान लीजिए पटना BPSC का एग्ज़ाम देना है, बिहार PCS का। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने कह दिया कि
कि भाई जितनी भी सीटें हैं, जितनी पीसीएस की सीटें हैं, पीएससी की सीटें हैं, उनमें जो है 70% बिहार के लोगों को रखा जाएगा, 30% लोग जो बाहरी होंगे बिहार से उनको रखा जाएगा। ठीक है, अब देखा है तो डिस्क्रिमिनेशन है। आप कह रहे हो भाई कि सबको बराबर अधिकार रहेगा, लेकिन यहाँ तो कह रहे हो कि 30% ही बाहरी लोग दे सकते हैं, 70% बिहार के लिए सीट आप रिजर्व कर दे रहे हो। तो यहाँ इसलिए किया गया जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई सरकार बिहार की है, बिहार के लोगों ने चुना है, तो कोशिश ये रहती है कि वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। बाहर के लोगों को मना नहीं किया गया है, बट उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन है जिन्हें पॉजिटिव जो है डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। किसी को उत्थान के लिए किया गया डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो है कानून सम्मत सही है। तीसरा है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है भाई कि कहीं भी आप घूम फिर सकते हो, कहीं भी नहीं आप निवास कर सकते हो, कहीं भी घूमने चले जाओ, घूमने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल नंबर 19, घूमने एवं निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 में कई सारे प्रोविजंस हैं, उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि घूमने और निवास की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 से सभी नागरिकों को प्राप्त है, सभी भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पे अपवाद हैं। अब जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइब्स बोलते हैं, एसटी, तो उनके जो क्षेत्र होते हैं जंगलों में, वहाँ जाने से भारत की सरकार या राज्य सरकार आपको रोक सकती है। ठीक है, वहाँ आप घर नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका स्पेशल कल्चर है, बोली है, भाषा है, रहन सहन है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इन डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए ऐसे जो है प्रावधान किए जा सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश जाइए, घूमना हो आपको, नागालैंड जाइए, आपको परमिट बनवाना पड़ता है, बिना परमिट के जो है आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन है, राज्य द्वारा जो है अपने नागरिकों की भलाई के लिए करना पड़ता है। वैसे तो एकल नागरिकता के नियम ये कहते हैं कि सभी बराबर हैं, लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए गए हैं जिससे जो है उस पार्टिकुलर राज्य के लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। ऐसा ही एक जो है बेनिफिट्स वाला मामला जम्मू कश्मीर का है। था अभी है तो नहीं, समझते हैं, मज़ेदार है। जम्मू कश्मीर वाला मामला ये है कि भाई 2019 तक जेके की जो विधायिका थी, जेके मतलब जम्मू कश्मीर विधायिका, 2019 तक 5 अगस्त 2019 तक जो जेके की विधायिका थी, उसके पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। महत्वपूर्ण अधिकार थे, क्या थे? देखिए, पहला क्या अधिकार था? पहला अधिकार ये था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा या विधायिका, जम्मू कश्मीर की विधायिका उन व्यक्तियों को परिभाषित करेगी कि जम्मू कश्मीर का कौन स्थायी जो है सदस्य होगा या अस्थायी निवासी होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की विधायिका ये डिसाइड करती थी कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा, स्थायी निवासी कौन होगा, ये वहाँ की विधायिका करती थी। अब सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, एक राज्य है भारत में जम्मू कश्मीर, जिसको ये अधिकार दिया है भारतीय संसद ने कि भैया आप डिसाइड कर लो कि आप यहाँ स्थायी कौन होगा। तो लग गए लोग, ऐसे लगे कि पूछो मत। हर वो बंदा स्थायी हो गया जो मुसलमान था, हर वो बंदा बाहर से जो आए मुसलमान हैं, आप वहाँ के स्थायी बन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदू हैं, भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से छोड़ के बाहर के अगर हिंदू हैं, वहाँ आप ज़िंदगी में रह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप वहाँ के स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। ऐसे प्रावधान बनाए गए। पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कहा जाता है कि पुरानी कोई शेड्यूल कास्ट रहा करती थी, एससी, दलित समाज के लोग रहते थे। वो जब बंटवारा इत्यादि हो रहा था तो जम्मू कश्मीर में आके रहने लगे। आज 2019 ख़त्म हो गया, 24 चल रहा है, उनको 2019 तक उस राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त थी। वो स्थायी जो है मेंबर नहीं थे जम्मू कश्मीर के। क्यों? क्योंकि वो एससी थे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है
कचरा ढोना है, गंदगी साफ करना है। अधिकार मत मांगो, सिर्फ गंदगी साफ करो। ये प्रावधान बना रखे थे वहाँ के आकाओं ने। खैर अब तो ये सारे प्रावधान हटा दिए गए। मोदी साहब ने ऐसा लात मारा है कि पूरा इस्लामिक राष्ट्र जो है ख़त्म हो गया जम्मू कश्मीर का। प्रॉब्लम्स अब भी हैं, काम हो रहा है, आगे भी होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी व्यवस्था बनाने के जो है बेनिफिट्स क्या हुआ करता था। ये जम्मू कश्मीर का जो विधायिका है वो डिसाइड करेगा स्थायी निवासी कौन होगा। तो स्थायी निवासी के होने के बाद उनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते थे। ठीक है, तो पहला बेनिफिट्स क्या हुआ करता था, राज्य की सेवा में अवसर मिलता था, राज्य की सेवा में अवसर प्राप्त होता था, नौकरी लग सकती थी अगर आप वहाँ के स्थायी सदस्य हो सकते थे। स्थायी नहीं है तो नौकरी भी नहीं लगती थी। ठीक है, आप कितना पढ़ लीजिए, वहाँ मैं बता रहा हूँ ना, दलित जो आए थे बॉर्डर से वो बहुत पढ़े लिखे बच्चे थे, सब कुछ थे, उनके बच्चे जो भी नाती पोती आज के टाइम में रह रहे थे 2019 से पहले, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन अगर आप एससी थे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, कचरा उठाना। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भारत में चल रहा था, बट कोई भी शेष भारत का दलित का मसीहा वहाँ जाके एक आवाज़ नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि राजनीति में ऐसा क्या है ना कि जय भीम चलता है। बोलोगे तो वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, तो बोलो ही मत, मरने दो। ठीक है, राज सेवा में जो है अवसर प्राप्त होगा। अचल संपत्ति आप अर्जित कर सकते हो, अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं। स्थायी नहीं है तो अचल संपत्ति मतलब मकान और ज़मीन तो आप भूल ही जाइए। अचल संपत्ति मतलब मकान और ज़मीन आप नहीं ले सकते थे। ठीक है, तीसरा ये है कि राज्य आपकी सहायता करेगा, राज्य सहायता प्रदान करेगा यदि आप स्थायी जो है निवासी हैं। तो सहायता कैसी, जैसे छात्रवृत्ति दे दिया, होम लोन दे दिया, फ्री में घर बनवा के दे दिया अगर आप स्थायी सदस्य हैं। तो लगता है कि यार ठीक है ना, अपने नागरिकों के लिए कर रहा है जो स्थायी है, बाहरी के लिए क्यों करे। लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका ये था कि स्थायी निवासी वही बन सकता था जो मुसलमान हो। बांग्लादेश से आया हुआ रोहिंग्या जाके वहाँ बस जाए, 2 साल 6 महीने जो भी रहना चाहे, अगर वहाँ की विधायिका ने बिल पास कर दिया कि हमारा स्थायी निवासी बन गया, लेकिन हिंदू जाके ज़िंदगी भर रह जाए, नहीं बन सकता था। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है हुआ करते थे। इसलिए जो है 317 टायर, 35 एयर टायर ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और ये सारे प्रोविजन जो है आर्टिकल नंबर 35A के तहत हुआ करता था, जो कभी संविधान में हमें दिखा ही नहीं। 2019 से पहले तो पता ही नहीं था कि 35A जैसी भी कोई बीमारी है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 35 तक तो मौलिक अधिकार हुआ करते थे और 36 से राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरू हो जाते थे। 35 से भी था, पता ही नहीं था। तो ये हमारी सरकारों ने छुपा के रखा हुआ था। तो खैर ये सब बातें थी, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और, मिटा लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित बहुत विस्तृत जो है प्रावधान नहीं है, न ही स्थायी प्रावधान है, बल्कि इस बात की चर्चा की गई थी भारतीय संविधान में कि संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक कौन होगा, क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो पार्टीशन हुआ है, लोग आए हैं, गए हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, सिर्फ इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 के तहत 9, 10, 11 में कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी ही कही गई है। बाकी भारत का नागरिक फ्यूचर में कौन होगा, कैसे होगा, नागरिकता संबंधित जो भी मामले थे वो संविधान ने संसद को सौंप दिया था कि संसद भविष्य में जैसा चाहेगी, जिसको चाहेगी, अपने हिसाब से जो है नागरिकता प्रदान करेगी। ठीक है, तो विस्तृत बहुत चर्चा नहीं है भारतीय संविधान में, बहुत विस्तृत चर्चा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, सिर्फ इतना ही बताया है। बाकी भविष्य की चीज़ों को संसद के लिए छोड़ दिया है कि आप जैसा चाहे वैसा जो है विधान बनाइए और अपने लोगों को, बाहरी लोग को, जिसको बेटर समझे उसको नागरिकता प्रदान करेंगे, ये संसद करेगी। ठीक है, बहुत दिमागदार लोग थे। खैर चलते हैं आगे, समझते हैं। देखिए,
पहला प्रावधान क्या था उस समय कि कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है एक्स, भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है उस समय, तो भारत का नागरिक बन सकता था, भारत का नागरिक बन सकता था संविधान लागू होते समय। उसके लिए जो है क्या कहते हैं, 3 शर्तें हुई थी। 3 में से कोई 2 शर्तें प्राप्त कर 3 में से कोई एक शर्त जो है पूरी करनी थी, माफ़ कीजिएगा, 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी, वो भारत का नागरिक बन सकता था। पहली कंडीशन क्या थी, उसका जो है जन्म जो है भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक उस समय बन सकता था। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। या फिर तीसरी कंडीशन थी, संविधान लागू होने से पहले, संविधान मान लीजिए 26 जनवरी को लगा हो ना, 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, मतलब 26 जैन 1945 से भारत में रह रहा हो, तब वो नागरिक बन सकता था। फिर से समझाता हूँ, कोई मान लीजिए बंदा एक्स है, वह भारत का मूल निवासी है, 3 में से कोई एक शर्त पूरी कर रहा हो, वो भारत का नागरिक बन सकता था। पहली कंडीशन, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से जो है भारत में रह रहा हो, फिर कभी विदेश यात्रा उत्रा पे न गया, भारत में ही रह रहा, तो वो जो है भारत का नागरिक बन सकता था। यह बात कही गई है आर्टिकल नंबर 5 में, आर्टिकल नंबर 5 में कही गई है ये बात, ध्यान रखिए। आर्टिकल नंबर 5 इसी की बात करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 6 में क्या है। ये तो हो गया पहला प्रोविजन। अब दूसरा प्रोविजन समझते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, दूसरी जो है बात क्या कही गई है, दूसरी बात क्या समझाई गई है कि दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो नागरिक हो सकता है भारत का। तो मान लीजिए कोई एक बंदा वाई है, कोई एक बंदा वाई है जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ है, जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ है। ठीक है, ये भाई साहब पाक से जो है भारत आ गए, तो यह जो है भारत के जो है नागरिक कहलाएंगे। बट इनके लिए कंडीशन 2 दी गई, 2 कंडीशन दे दी गई, और 2 में से कोई अगर एक फुलफिल कर रहे थे तो भारत के नागरिक बन सकते थे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, एक बंदा है वाई जो पाक से भारत आया है, वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब अखंड भारत में पैदा हुए हों, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। बट कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन ये हुई है कि भाई वो, पहली कंडीशन ये थी कि 19 जुलाई से पूर्व जो है भारत में आया हो, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आया हो और पूरी तरीके से भारत में रह रहा हो, पूरी तरीके से भारत में रह रहा हो, तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कट ऑफ डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पूर्व आया हो, बाद में नहीं। दूसरी कंडीशन ये क्या है, अगर मान लीजिए वही बंदा 19 जुलाई 1948 को या बाद में आया हो, या फिर बाद में आया हो, तब भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। कंडीशन ये थी कि आपको जो है पहले 6 महीने रहना है, 6 महीने रहने के बाद फिर आप जो है एप्लीकेशन देके पंजीकरण करा सकते थे, रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो भारत में आप जो है रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक आपको भारत में निवास करके दिखाना पड़ेगा कि मैं लॉयल हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उस कंडीशन में जो है आप भारत के नागरिक बन सकते थे।
एक बंदा है, पाकिस्तान से भारत आया है, भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, यानी अविभाजित भारत में। कंडीशन 2 है, 19 जुलाई 1948 से पूरा आया हो और भारत में रह रहा हो तो बन सकता है। 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो या उसी दिन आया हो तो भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा ले और 6 महीने तक लगातार जो है भारत में रहे तो भारत का नागरिक बन सकता है। ये पूरी बात जो है आर्टिकल नंबर 6 में समझाई गई है, आर्टिकल नंबर 6 में समझाई गई है। ठीक है, अब देखिए तीसरे प्रोविजंस क्या हैं, तीसरे प्रोविजंस क्या हैं वो समझाता हूँ। चलो जी, तीसरे कंडीशन को है क्या है कि एक कोई बंदा है, मान लीजिए जेड, वो है 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया जोश जोश में कि मैं तो पाकिस्तान रहूँगा। बहुत से ऐसे जो सीले थे पाकिस्तान जा रहे थे, उन्हें लगता है जन्नत बन रही है। ठीक है, बहुत बड़ी जन्नत बन रही है, अब तो पाकिस्तान में पूरा अमृत बरसेगा, तो चले गए थे साहब लोगों। तो भाई 1 मार्च 1947 से पहले जो है वो भारत चला गया, सॉरी पाकिस्तान चला गया। बाद में मज़ा नहीं आया, वापस लौट आया, बाद में मज़ा नहीं आया, वापस लौट आया। तो ऐसे लोग भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो उनकी कंडीशन क्या थी कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए, प्रार्थना पत्र दीजिए और 6 मंथ तक जो है भारत में निवास करिए, तो आप जो है भारत के नागरिक बन जाएंगे। यह बात जो है आर्टिकल नंबर 7 में वर्णित है। ठीक है, यह बात जो है आर्टिकल नंबर 7 में वर्णित है। अगला केस है, ये तीसरा केस हो गया, चौथा केस यहाँ समझाता हूँ। चौथा केस भी था, चौथा केस था कि कोई मान लीजिए एक बंदा है, ए मान लीजिए, ए, कोई बंदा है ए, वो बाहर रह रहा है, भारत के बाहर रह रहा है, लेकिन अगर उसके माता पिता अथवा दादा दादी इनमें से कोई एक बंदा जो है भारत में पैदा हुआ हो, उसके पास नागरिकता रही हो भारत में, कभी भारत में पैदा हुआ हो, तो ये बंदा जो है ए भारत का नागरिक बन सकता है, भले ही वो विदेश में रह रहा है। अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहे तो बन सकता है, बशर्ते उसे एज ए डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेट उसे अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई ठीक है भारतीय संघ बन रहा है, मैं भी नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं अभी रसिया में रहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, भारत में रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दादा परदादा माता पिता सब यहीं रहते थे। तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से अप्लाई करे, भारत सरकार सुनेगी, उसे नागरिकता प्रदान कर देगी। ठीक है, तो ये जो है प्रोविजंस किए गए थे उस समय, और ये बात जो है आर्टिकल नंबर 8 में है, आर्टिकल नंबर 8 में है। तो 4 प्रकार लोगों को जो है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता था उस समय। पहला, जो भारत का मूल निवासी था। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आया था। तीसरा, जो जोश जोश में पाकिस्तान गया लेकिन बाद में लौट आया। चौथा, जो था तो भारत का लेकिन बाहर रह रहा था। तो ये 4 प्रोविजंस जो है उस समय जो है किए गए थे। यूपीएससी वाले धड़ा पूछते हैं क्वेश्चन, पीसीएस वाले भी पूछते हैं, एसएससी वाले भी पूछते हैं। अच्छे से तैयारी करिए और समझिए। कुछ प्रोविजंस और हैं, कुछ संवैधानिक प्रोविजंस और है नागरिकता से संबंधित, क्योंकि आर्टिकल नंबर 8 तो हो गया, 9, 10, 11 में क्या प्रोविजंस है उसको समझ लेते हैं, खत्म हो जाएगा लगभग आज का चैप्टर। मिटाते हैं इसको। कुछ और प्रावधान थे, ठीक है, कुछ अन्य प्रावधान, कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जो है नागरिकता त्याग दे, किसी अन्य देश की ग्रहण कर ले, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ना ही समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है। मान लीजिए मदन लाल जी हैं, मदन लाल जी रशिया गए, आज
आजकल रशिया बड़े चर्चा में रहता है। रशिया में गए, रशिया में कोई पसंद आ गया, रशियन पसंद आ गई, तो रशियन के साथ उनका विवाह हो गया। बोले अब तो मैं रहूँगा नहीं, रशिया में रहूँगा, मस्त। तो उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग दिया कि मैं भारत में नहीं रहूँगा। तब वो जो है उस कंडीशन में कि मदन लाल जी अब भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। मदन लाल जी अब रशियन हो गए। ठीक है, दूसरे क्या है, आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 बड़ा क्रिटिकल है। वह ये भी प्रोविज़न करता है कि भाई अगर कोई नागरिक भारतीय है, गलती से छूट गया है, ये समझा जाता है कि भारतीय ही है, गलती से छूट गया वो बेचारा, नहीं ध्यान रहा, हमने कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं बनाए, तो संसद अगर कोई ऐसा बिल पास कर देती है, कोई विधान पास कर देती है, तो वह भी जो है भारत का नागरिक होगा। ठीक है, मान लीजिए अभी सीए का बवाल चल रहा था बहुत ज़्यादा, सीएम लोग कहते कागज़ नहीं दिखाएंगे। सीए में कागज़ मांग कौन रहा था आपसे, लेकिन नारा दिया कागज़ नहीं दिखाएंगे। खैर, ये मानसिक दिवालियापन है कि सीए एक ऐसा कानून था जो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए जो है, हिंदू शरणार्थी, सिख शरणार्थियों के लिए जो है नागरिकता देता था। उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। और मुसलमान यहाँ नारा दे रहे थे कागज़ नहीं दिखाएंगे। कागज़ मांग कौन रहा था भाई। खैर, तो अभी जो सीए पास हुआ, तो आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि कोई अगर नागरिक भारतीय नागरिक है, या समझा जाता है, तो भारत का नागरिक ही कहलाएगा यदि कोई संसद ऐसा बिल पास कर दे। तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे, भारत के तो नागरिक हैं सब, अखंड भारत के नागरिक हैं सब, वहाँ के यहाँ रहना चाह रहे थे, सरकार ने बिल पास कर दिया, CAA, आ जाओ सारे, सब हो जाओ नागरिक। सब नहीं, उन्हों को किया जिनका डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब कोई एक इस्लामिक कंट्री में किसी एक मुसलमान का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा ना। पाकिस्तान में कोई कहीं मुसलमान का डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो फिर पाकिस्तान बनाया ही क्यों था। अब चूँकि वहाँ पे जो अदर रिलीजन्स के लोग थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, क्रिश्चियन थे, उनकी पॉपुलेशन आज़ादी के समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में 0 है, नगण्य है। दैट मीन डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लोगों ने मारा पीटा, उनकी बहु बेटियों को उठा ले गए, जो कुछ कांड हुए, तो उन कांडों को अब भारत सरकार यहाँ से सॉल्व तो नहीं कर सकती ना, लेकिन अगर उनको नागरिकता देना चाहती है तो क्या दिक्कत है, बुला लो सबको। उनका ही देश था भारत, वो उस समय नहीं आ सके, अब आ जाए। इतने सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसे तो बैठे हैं, भगाओ इनको, बुलाओ जो अपने हैं, अपनों को बुलाने में क्या दिक्कत है। तो वही बात है, आर्टिकल नंबर 10 यही कहता है जो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 संविधान का जो आर्टिकल नंबर 11 है, ये संसद को पावर प्रोवाइड करता है कि आप हो जो है कर्ता धर्ता, संसद ही डिसाइड करेगी कौन भारत का नागरिक होगा। भविष्य में नागरिकता संबंधित जो भी मसले होंगे, किसको देना, किसको लेना, किसको भगाना, किसको उठाना, किसको क्या करना है नागरिकता से संबंधित, वो सारे काम संसद करेगी। ये भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर 11 के तहत कह रहा है। ठीक है, संसद को पावर दे रहा है। ठीक, यह जो है आर्टिकल नंबर 11 दे रहा है। इसके संबंध में बाद के दिनों में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था पंडित नेहरू जी ने। कई बार जो है उसे संशोधित किया गया है, तो वो सब जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर नागरिकता अधिनियम 1955 को समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तक इतना था और लगभग इसमें मैंने सारे चीज़ें कवर कर ली, जो चीज़ें कवर होनी चाहिए थी, काम की चीज़ें लगभग सब कवर है। कोई चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। कुछ गलत हुआ हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता कैसे दी जाती है, किस आधार पे कैसे बर्खास्त होती है, जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय उनके साथ कैसे कार्ड होल्डर वगैरह उनको कार्ड दे दिया जाता है कि आप भारत में आ सकते जा सकते हो, कैसे क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं, उसको समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।